जैसा कि हम पढ़ रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में बताया था कि नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से पेड़ पौधों में जो अपने को पोषण को मतलब को वो करने के लिए, साथ ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संचित रूप में रखने के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, एमिनो एसिड के रूप में उसमें पेड़ पौधों में एवं जीव जंतुओं में कैसे पाया जाता है। उसमें अंतर्गत मैंने क्षारों को बताया था, ठीक है। साथ ही बताए थे कि किस प्रकार से वो एक दूसरे को मतलब सर्वाइव करते हुए जो जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मतलब कि नाइट्रोजन को किस प्रकार से पेड़ पौधों को संचरित करते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने एजैक्टोबैक्टर पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है। साथ ही मैंने पढ़ा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो ज़्यादा कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा में वर्क करता है। साथ ही जैवो वेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन की मात्रा में काम करता है, ठीक है। तो ये सब हमने नाइट्रोजन के संदर्भ में बहुत डिटेल से पढ़ा था। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर रहेगा ऑक्सीजन चक्र के संबंध में। जो ऑक्सीजन चक्र है वो एक्चुअली में होता क्या है और ये नेचुरली रूप से प्राकृतिक रूप में किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। और ये पेड़ पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, जीव जंतुओं को कैसे प्रभावित करता है, ठीक। जैसा कि आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है वो एक प्रकार से देखा जाए तो गैस ही है, ठीक। गैस है जो वायुमंडल में 21% पाई जाती है और धरातल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होती है 25%, ठीक है। तो धरातल में वायुमंडल में इसकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। साथ ही देखा जाए तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को भी अवशोषित करते हैं श्वसन के माध्यम से। जब ये भोजन का निर्माण करते हैं, जब ये निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, तो ये क्या करते हैं, शोषण करते हैं और शोषण के माध्यम से ये अपने को खाना का जो होता है, ये जो उन्होंने उत्पादन बना रखा है उसका क्या करते हैं, दहन करते हैं। तो श्वसन के माध्यम से जीव जंतु भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जीव जंतु और पेड़ पौधों जब श्वसन करते हैं तो ये ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे धरातल में कम क्यों नहीं होती है, इसका क्या रीज़न है। तो इस चक्र का ही मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अगर अवशोषित हो रही है तो वो उत्सर्जित भी होती होगी। कोई ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं जहाँ से उत्सर्जित होती होगी, उसमें हम जीव जंतु अगर देखते हैं और पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे मानवीय हस्तक्षेप हैं, मानवीय क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और अवशोषित भी होती है। तो इन सभी को हम ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार से भोजन का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि भोजन को निर्माण करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश में जो क्लोरोफिल की आवश्यकता में वो क्या बनाते हैं, C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। यही ऑक्सीजन जो होती है, जो हमें जीव जंतु होते हैं, ठीक, जीव जंतु होते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलती है जो पेड़ पौधों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। लेकिन बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन को वो अवशोषित भी तो करते हैं, यानी कि श्वसन के माध्यम से इस प्रकार से उत्सर्जित करते हैं तो उन्हें अवशोषित भी करना पड़ता है। जो ये भोजन बनाया है उन्होंने, जो इधर का आप फैक्ट देख सकते हो कि उन्होंने भोजन बनाया है, इस भोजन को वो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में दहन करेंगे। तो इस दहन के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो वो पुनः रात में क्या करेंगे, चक्रीय प्रक्रम के माध्यम से पुनः वो वर्क करेंगे और वो क्या करेंगे, जो C6H12 है, ठीक, C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, CO2 प्लस H2O और एनर्जी अपनी रिलीज करेंगे। और यही एनर्जी जो होती है उत्पादकों को मिलती है, ठीक। और उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। तो आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधों को ऊर्जा को किस प्रकार से वो ऑक्सीजन को शोषण के माध्यम से भोजन का दहन करते हैं और उसमें भी ऊर्जा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है और जीव जंतु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते ही हैं, ठीक है। उसी में जल को देख लो आप, जल को भी उत्सर्जित करते हैं ये।
तो ये जो फैक्ट है, ये वाला जो पॉइंट है इधर का, तो ये क्या करते हैं, रात के समय में ये क्रिया करते हैं। ठीक, ये जो जैव रासायनिक क्रिया है ये कब करते हैं, रात के समय में ये क्रिया करते हैं, जिसमें ये भोजन दिन में भोजन बना लेते हैं, रात में यही ऑक्सीजन के माध्यम से क्रिया करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन को ये अवशोषित करने के साथ साथ उत्सर्जित भी करते हैं। तो ये मतलब कि मल्टीपल काम करते हैं, जिसमें मतलब अवशोषित करते हैं, साथ ही उत्सर्जित करते हैं और अवशोषित भी करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार से अपनी को संतुलित बनाए रखते हैं। तो ये नेचुरल रूप से अगर देखा जाए, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, तो संतुलन पृथ्वी में बना रहता है, ऑक्सीजन का जो है वो संतुलन बना रहता है। लेकिन बात ये आती है कि इस संतुलन में जब मानवीय क्रियाकलाप को हस्तक्षेप करते हैं, मानवीय एक्टिविटी होती हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि खनन, मतलब कि खनन होता है। ठीक ठीक, उस जो खनन होता है, उत्खनन होता है, ठीक है, उसमें देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन क्या होती है, निर्मुक्त होती है। क्योंकि जब जो पदार्थ होते हैं, जो धातु होती हैं, उसके जब निष्कर्षण होता है, यानी कि धातु का जब निष्कर्षण होता है, जिसे आप देख सकते हो कि Fe2O3, जब इसका निष्कर्षण होगा, ये क्या है, अयस्क होता है। अयस्क एक प्रकार के देखे जाएँ तो धातु के ऑक्साइड ही होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, जिन्हें हम अयस्क बोलते हैं। और यही ऐसे अयस्क जो होते हैं वो देखा जाए तो ऑक्सीजन फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके रहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके रहते हैं। और जब यही धातु का जब निष्कर्षण होगा तो ये ऑक्सीजन क्या है, टूट जाएगा। तो आप देख सकते हो जो Fe2 है वो टूट के इसमें बदल गया, ऑक्सीजन अलग क्रिया हो गई। तो यही ऑक्सीजन जो है वो भारी मात्रा में उत्सर्जित होती है। तो प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जितनी उत्सर्जित होती है उतनी ही अवशोषित होती है। लेकिन मानवीय क्रियाकलाप एवं उनकी एक्टिविटी के कारण जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित हो जाती है। तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए? तो इसको मैनेज करने के लिए आप जैसे जानते हो कि इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे उद्योगों में आप देखे हों, तो उद्योगों के माध्यम से जो इसमें आप देखे हो जो वाहन होते हैं, ठीक है, वाहन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसमें जो मतलब उन्होंने जो जीवाश्म ईंधन लिया है, जिसमें पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, तो उसका दहन करते हैं। तो उसमें दहन करने में डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, तो इनको जो वाहन होते हैं, वाहन यूज करते हैं, तो ये वाहन ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यही ऑक्सीजन क्या हो जाती है, उनमें खपत हो जाती है। तो खपत के रूप में अगर देखा जाए और उत्सर्जित के रूप में देखा जाए तो दो टाइप होते हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्सर्जित, यानी कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन। कहाँ से ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन में पेड़ पौधे भी होते हैं। जैसा आप जानते हो कि ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है ये 21%, ठीक, और धरातल में पाई जाती है 25%। तो 21% इसमें पाई जाती है वायुमंडल में, 25% धरातल। तो धरातल में ये ऑक्सीजन की गैस के रूप में सबसे ज़्यादा होती है अन्य गैसों से। और भी धरातल में तो खनिज वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि इनको उत्सर्जन कौन कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं, ठीक, साथ ही साथ जो ज्वालामुखी है, ठीक, ज्वालामुखी करते हैं। ज्वालामुखी में आपने देखा हो जो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, जो भी ज्वालामुखी होते हैं, तो ये ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में लावा बाहर आता है, तो उसमें ऑक्सीजन भारी मात्रा में निर्मुक्त होती है। और यही ऑक्सीजन देखा जाए तो वायुमंडल में फैल जाती है। लेकिन इसको मेंटेन कौन करते हैं इसके विषय में अभी हम बताएंगे। तो उत्सर्जन में आपने देखा पेड़ पौधे हुए, ठीक है, ज्वालामुखी है, और इसी में हम ले सकते हैं जो धातुओं का जो निष्कर्षण होता है, उसके भी माध्यम से आप देखते हो कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। जो धातु होते हैं उसमें आप देखे हुए Fe2O3, ठीक है, ये एक प्रकार का अयस्क है जो अभी मैंने बताया था। ये अयस्क देखा जाए
तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक, ऑक्साइड होते हैं, इन्हें हम अयस्क बोलते हैं। तो ये अयस्क के रूप में क्या होता है, देखा जाए तो विद्यमान होता है धरातल में, और जब इसका खनन होता है तो खनन जब होता है तो यही ऑक्सीजन क्या है, अलग टूट जाता है। तो यही टूट कर क्या है, वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके लिए नियंत्रण कौन किया जाए, यानी कि मेंटेन, कोई चीज़ होती है उसको बैलेंस रखना आवश्यक होता है। तो बैलेंस करने के लिए बहुत सारे ऐसे आपने देखे हों, आप उत्सर्जन, अब बात करते हैं अवशोषित के रूप में। तो ऑक्सीजन को उत्सर्जन कौन कौन करते हैं, पेड़ पौधे हुए, ज्वालामुखी है, धातुओं का निष्कर्षण है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मुक्त करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन को अवशोषित कौन करते हैं, अवशोषित, ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं जिसमें आप पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधे देखा जाए तो ये मेंटेन रखते हैं, मतलब जितना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं तो उस प्रकार के अवशोषित भी करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं दिन में, ठीक है, और रात में क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। जो अपनी भोजन होता है, ठीक है, जो उन्होंने सेलुलोज का से स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में जो भोजन का निर्माण किया है, उसका वो दहन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो रात में ये शोषण करते हैं, ऊर्जा को रिलीज करने के लिए इसको शोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसका अवशोषण करते हैं, ये प्रकृति को मेंटेन रखते हैं। दूसरी बात आती है कि इसी में देखे जाए तो जो जीव जंतु होते हैं, ठीक, जो जीव जंतु होते हैं ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ये ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते हैं, ये ऑक्सीजन को नहीं बनाते हैं, ये केवल क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ मात्रा में लगभग 20% है, जिसमें से आप 4 या 5% मतलब यूज हो जाती है, 16% लगभग कुछ करके पॉइंट करके जब उसको हम बाहर कर देते हैं तो वो हम निर्माण नहीं करते, वो जितनी हमने ली है उसी में से खपत किया है और बाहर कर दिया है। एक्चुअली में हमने बाहर से कोई सोर्स करके उसको उत्सर्जित नहीं किया है, हम केवल अवशोषित करते हैं। तो जीव जंतुओं को अवशोषित में रखते हैं। इसी में आप देख सकते हो जो वाहन होते हैं, वाहन होते हैं, जो वाहन में आप देखा हो जो पेट्रोल की के होते हैं, डीजल के होते हैं, ठीक, पेट्रोल और डीजल के होते हैं, तो इसका दहन करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो ऑक्सीजन को मेंटेन अगर करना है तो मेंटेन करने के लिए पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, ठीक है, वाहन हुए, ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन का क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से जितनी ऑक्सीजन हम उत्सर्जित होती है हमारे वायुमंडल में, तो वो ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जो कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु, वाहन होते हैं तो मेंटेन मैनेज कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा ऑक्सीजन का जो चक्र है वो कितनी ईजी है, ठीक है, क्योंकि और कोयला का भी हम जब वो देखा जाए, ठीक है, एक बात और समझ सकते हैं, जो उद्योग होते हैं, ठीक है, जो उद्योग होते हैं तो उद्योग में देखा जाए जो कोयला का दहन होता है, कोयला का दहन होता है, तो कोयला के दहन में आप देखते हो ऑक्सीजन की क्या होती है, क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन वहाँ भी खपत होती है। और भी देख सकते हो कि जो घरों में, ठीक है, घरों में जो खाना पकता है, घरों में जब खाना पकता है, चूल्हों में जब खाना पकता है, ठीक है, तो वहाँ भी देखा जाए तो आग जब जलती है तो आग जब ही जलती है जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की क्या होती है, खपत होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन को प्रकृति में मेंटेन रखने के लिए कुछ उत्सर्जित भी करते हैं, कुछ अवशोषित भी करते हैं। जिसमें आपने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे हैं उत्सर्जित भी करते हैं, अवशोषित भी करते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वो अवशोषित करते हैं, जो वाहन होते हैं वो अवशोषित करते हैं। उद्योग जो होते हैं, कोयला दहन होता है, उसमें ऑक्सीजन की क्या होती, क्रिया होती है, तो वो अवशोषित करते हैं, ठीक है। शादी खाने पकाते हैं तो उसमें अवशोषित होती है ऊर्जा, ठीक है। उत्सर्जन में देखा है ज्वालामुखी से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। निष्कर्षण होता है, मतलब नीचे से निष्कर्षण होता है धातुओं का, उसमें ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो ये कुछ अहम कारक माने जाते हैं ऑक्सीजन को किस प्रकार से उत्सर्जित और मेंटेन करने में। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ऑक्सीजन चक्र बिल्कुल ईजी ही था, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये हमारे पृथ्वी में और या धरातल वायुमंडल में इस प्रकार से नियंत्रण रहती है। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था। दूसरा, हम अगर चक्र की बात करें, दूसरा चक्र आता है हमारा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन कई रूपों में हमारे धरातल में भी रहता है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं विलेय,
विलेय के रूप में भी है, ठोस के रूप में भी है, गैस के रूप में भी है। तीनों रूप में अगर देखा जाए, तीनों फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर ये कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ये कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। देखा हुआ आपने, कार्बन दो प्रकार से होता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या करता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। देखा हो कि जब कोयला का दहन होता है, कोयला एक प्रकार से इसमें कार्बन होता है, जब दहन करता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उद्योगों से क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन चक्र भी है, इसे भी हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन कारक इसके अवशोषित करते हैं, कौन उत्सर्जित करते हैं, इसके संदर्भ में बताएंगे। तो जो कोयला जो कार्बन होता है वो कार्बन देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो कहाँ मौजूद होता है, विलेय कहाँ में होता है, जो समुद्र होते हैं, ठीक, जो समुद्र होते हैं उन समुद्रों में भारी मात्रा में ये कार्बन विलेय होता है। क्योंकि देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्ब कौन करते हैं, एक तो होता है सोर्स, ठीक, सोर्स का मतलब यहाँ होता है, एक होता है सिंक, ठीक। तो सोर्स में आप देखते हैं कि सोर्स जब सोर्स किसी चीज़ को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि प्रकृति में मतलब स्वतंत्र अवस्था में छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सोर्स, और जब उसी को अवशोषित करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो समुद्र जो होते हैं वो सिंक होते हैं, किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो समुद्र होते हैं, समुद्र जो है वो लगभग में पूरी पृथ्वी का 71% मतलब जल से आवरण है। तो इसी समुद्र में आप देखते हो कि जो CO2 है वो विलेय अवस्था में रहती है, ठीक है। विलेय एक प्रकार से देखा जाए तो विलेय और विलायक, ठीक, दो रूपों में होता है। तो विलेय एक प्रकार का देखा जाए तो विलायक कौन है, विलायक आप देखोगे समुद्र है, ठीक। और विलेय कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस प्रकार से समुद्र में विलेय रहती है, तो ये विलेय है। तो विलेय को हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो समुद्र में एक प्रकार से विलेय होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से उसमें पूर्ण रूप से घुली नहीं होती है, लेकिन वो विलेय अवस्था में, उसमें घुलनशील अवस्था में रहती है। तो आप समझ सकते हो कि विलेय का क्या मतलब होता है। और देखा जाए तो ये लगभग कितना विलेय अवस्था में रहती है, 22 करोड़ टन प्रति वर्ष, ठीक है। 22 करोड़ प्रति वर्ष ये जो समुद्र होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करने वाले जो हमारा समुद्र होता है उसमें पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रकार से अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। हमारा जो समुद्र होता है वो अब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ सकते हो कि विलेय अवस्था में समुद्र में रहती है। ठोस अवस्था में अगर देखा जाए तो ठोस अवस्था में जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म में आप देखे हो जो जीव जंतु हैं, ठीक, जो जीव जंतु हैं वो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। इसी में पेड़ पौधे हैं वो कार्बन से बने होते हैं। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो कार्बन से बने होते हैं ये जब मर जाते हैं तो इसको अपघटक कौन करता है, आपको अपघटक होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कार्बन को भी, हाइड्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, नाइट्रोजन को भी तोड़ के पुनः प्रकृति मुक्त करते हैं। तो उसमें एक कारक जो कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट तत्व होता है, इसको भी क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन में पाया जाता है, जिसे पेड़ पौधों जो डेड होती है उसको अपघटक क्या करते हैं, तोड़ के पुनः प्रकृति में मिला देते हैं। तो ये जो करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन का उत्सर्जित करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, अपघटक उत्सर्जित करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के रूप में देखा हो जो ठोस अवस्था में होता है, जो जीव जंतु हैं जिसमें मनुष्य भी हो गया, ठीक है। इसी में अब गैस अवस्था में देखा जाए तो गैस अवस्था में आप वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में गैस अवस्था में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी होती है, 0.04% है, ठीक है। और
ठोस अवस्था में तो पृथ्वी में तो पाई जा, धरातल में तो देखने को मिलती है। धरातल में आपने जो देखे हो, जो भी नीचे धातु होते हैं और उसमें भी देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से युक्त मतलब बने हुए होते हैं। उसी में देखा जाए जब ये बाहर निकलते हैं तो ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त कर देते हैं। तो ठोस अवस्था में देखा जाए, जीवाश्म ईंधन में देखा जाए, गैस अवस्था में देखा जाए, विलेय अवस्था में देखा जाए, तो ये कार्बन जो चक्र होता है ये किस प्रकार से मौजूद होता है हमारी प्रकृति में। ठीक है, बात अब यहाँ आती है कि मानवीय क्रियाकलाप के निरंतर इसमें भी हस्तक्षेप होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निर्मुक्त होती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निर्मुक्त होती है, जिसकी वजह से 1 मिनट हाँ, तो हम यही बता रहे थे कि किस प्रकार से जो कार्बन चक्र होता है उसमें ठोस में, विलेय में, गैस में, तीनों अवस्था में मौजूद रहता है हमारी प्रकृति में। और ये देखे जाएं तो इसमें मानवीय क्रियाकलापों के निरंतर हस्तक्षेप के माध्यम से इसमें भी निरंतर क्या हो रहा है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें प्रकृति में प्रभाव पड़ रहा है। जिसमें आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कितनी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, जिसमें के लिए अलग से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए गए हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, तो मानवीय क्रियाकलाप में आप देख सकते हो कि मानवीय क्रियाकलाप में आपको समझ सकते हो कि जो उद्योग होते हैं, जो उद्योग हैं, उद्योग में आप देख सकते हो कि जो कोयला का जब दहन होता है, कोयला का दहन होता है तो कार्बन का कोयला है, कार्बन पाया जाता है। जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या निर्मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो उद्योगों से निर्मुक्त होती है। तो ये एक ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस है। और इसी में आप देख सकते हो जो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की देखा जाए तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक भारी मात्रा में हमारे वायुमंडल में एक काफ़ी वजनदार ये गैस होती है, इसलिए ये क्षुमंडल में ही रहती है। इससे ऊपर ये गैस देखने को नहीं मिलती है। हाँ, कुछ मात्रा में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाए तो ये क्षुमंडल में ही पाई जाती है। तो मानवीय क्रियाकलाप के हस्तक्षेप में उद्योगों द्वारा जो पदार्थ होते हैं उनका जब निष्कर्षण होता है, उनका ऑक्सीजन क्रिया होती है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। तो इसमें अब ये देखते हैं कि इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो मेंटेन करने में जो इसके कारक जिम्मेदार होते हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं। 1 मिनट। जो कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र में आप देखेंगे कि उत्सर्जित करने वाले कौन कौन से जिम्मेदार कारक होते हैं। ठीक, और अवशोषित करने में तो उत्सर्जन करने में देखा जाए तो पहला आप लिख सकते हो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जब देखा हो, जब ये खाना का जो मतलब मैंने भोजन बनाया है, ठीक है, इस भोजन का ये क्या करते हैं, दहन करते हैं ऑक्सीजन से, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक, और ऊर्जा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और यही ऊर्जा इनकी उपयोगी होती है, जो अपने विकास में इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है पेड़ पौधों को, जिससे ये हरे भरे रहते हैं। तो पेड़ पौधे देखे जाएं तो ये एक जिम्मेदार कारक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने में। और ये कब करते हैं, रात में। ठीक, दूसरा इसमें कारक कौन सा होता है, दूसरा इसमें अगर देखा जाए उत्सर्जन करने में,
तो ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी से भी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी में आप देख सकते हो कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जिसमें आप देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन ये डेड बॉडी है, जब पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं तो ये जीवाश्म ईंधन है। तो इस ईंधन का जब देखा जाए तो अपघटक होता है, जो अपघटक होते हैं इसको जब तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं तब ये क्या करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। तो इसमें जब ये ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जीवाश्म ईंधन भी एक प्रकार से अपघटक को मैंने पढ़ाया ही था कि जो अपघटक होते हैं वो अंतिम श्रेणी के तत्व माने जाते, सूक्ष्म जीव माने जाते हैं, जो प्रकृति को स्वच्छ करने में, वातावरण को स्वस्थ करने में एक मतलब अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, प्रकृति के मित्र कहलाए जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के रूप में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से उत्सर्जित होती है, साथ ही साथ देखा जाए तो उद्योगों के माध्यम से, ठीक, उद्योगों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से जो गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो उद्योग होते हैं उसमें बहुत सारे प्लांट हो, थर्मल प्लांट में आपने देखा हो, ठीक है, थर्मल प्लांट जो होते हैं, थर्मल प्लांट में कोयला का क्या होता है, दहन होते हैं, तब वो कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना लेता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इसके कुछ अहम कारक होते हैं, पेड़ पौधे हुए, ज्वालामुखी हुई, जीवाश्म ईंधन है, उद्योग हुए, और जो घरों में जो खाना बनाया जाता है, घरों में जो खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या देखा जाए, जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी जलाते हैं तो ये लकड़ी क्या होती है, ये लकड़ी किससे बनी होती है, कार्बन से बनी होती है। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने में कौन कौन से मुख्य कारक जिम्मेदार होते हैं। तो पेड़ पौधे भी इसी में देखेंगे, ज्वालामुखी भी देखा, जीवाश्म ईंधन के रूप में कैसे अपघटक उत्सर्जित करते हैं, साथ ही साथ उद्योगों के माध्यम से, घरों के माध्यम से लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, और भी डेड बॉडियाँ होती हैं उनको जब जलाते हैं तब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निर्मुक्त होती है। तो ये कुछ उत्सर्जन करने के कार्बन डाइऑक्साइड के अहम कारक माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवशोषित करने के, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन कौन करते हैं, जिसमें से आप जानते हो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे देखा जाए तो दो प्रकार से ही काम करते हैं, एक बार ये ऑक्सीजन को मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं, ठीक है, और उत्सर्जित भी करते हैं। तो अवशोषित करने में जो पेड़ पौधे हैं सबसे ज़्यादा अवशोषित करते हैं, ठीक। इसमें अगर आप देखा जाए तो 4 × 10⁻13 किलोग्राम प्रति ईयर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधे होते हैं, जो स्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को 4 × 10⁻13 किलोग्राम प्रति ईयर कार्बन डाइऑक्साइड को धारण करते हैं और वायुमंडल को ये मैनेज करते हैं, ठीक है। और भी आप देखेंगे इसी में पेड़ पौधे हो गए। दूसरा आप देख सकते हैं महासागर। पेड़ पौधे तो आप जानते ही हो कि जो भोजन जब बनाते हैं तो ये आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया, H2O को लिया और C6H12 O6+ ऑक्सीजन को निर्मुक्त किया। तो इसमें ये पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना के ये भोजन को संचित करते हैं, भोजन का ये निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें इनको ऊर्जा नहीं मिलती है, ये विशेष ध्यान रखना। तो महासागर जो होते हैं वो क्या करते हैं, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि महासागर में पाई जाती है फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति होती है, ये वनस्पति क्या करती है, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और अपने भोजन का निर्माण करती है, जैसे पेड़ पौधे करते हैं। तो महासागर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अणु के रूप में, जो ऑक्सीजन का एक त्रिक परमाणु होता है, उसके रूप में ये कार्बन से मिली
मतलब युक्त होती है, संयुग्मी अणु होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक, जो कार्बोनेट है यही कार्बोनेट के रूप में हमारे जो महासागर होते हैं उसमें पाई जाती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में महासागर में गैस नहीं पाई जाती है, जबकि कार्बोनेट के रूप में महासागर में ये विलय होती है। ठीक है, और धरातल में अगर देखा जाए तो धरातल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के ही रूप में रहती है धरातल में और वायुमंडल में, जबकि समुद्र में देखा जाए तो ये कार्बोनेट के रूप में रहती है। ये विशेष ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि पेड़ पौधे हुए, महासागर हुए, तो ये किस प्रकार से ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और किस प्रकार से ये प्रकृति को मेंटेन रखते हैं, तो आप उसमें समझ सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट में आप देख सकते हो कि जो कोरल होता है, ठीक, जो कोरल है, ठीक, वो कार्बोनेट से, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होता है। इसी में आप देख सकते हो कार्बोनेट को, इसी में जो घोंघा होता है, घोंघा की जो लेयर होती है ऊपर की, ठीक है, वो भी कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ये जीव भी होते हैं, जो मतलब चिड़ियाँ भी होती हैं, उनको अंडों में कार्बोनेट पाया जाता है। तो चिड़ियों में देखा हो, घोंघा में देखा हो, ठीक है, कोरल में देखा हो, तो कोरल हुए, चिड़िया हुई, घोंघा हुए, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं कार्बोनेट के रूप में, और इस प्रकार से प्रकृति में ये भी मेंटेन करने में एक सहायक प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे हैं, महासागर भी हुए, तो ये कुछ अहम कारक होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। अब तकनीकी भी बहुत सारी मानवीय क्रियाकलाप में तकनीकी बहुत सारे ऐसे मशीनें मतलब आ गई हैं, जिनके माध्यम से भी क्या है, प्रकृति में जो वायुमंडल में जो गैस उत्सर्जित हो रही है उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, धरातल में स्टोरेज करते हैं, उसके माध्यम से भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मेंटेन करने, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण प्ले रोल अदा करते हैं। तो ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ये चक्र थे, इसको आप समझ सकते हो कि ये किस प्रकार से हमारे धरातल में एवं वायुमंडल में एक मेंटेन बना रखता है। ठीक है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं तो इससे ग्रीन हाउस से प्रभाव पड़ता है, जिसको लेके बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है पेरिस समझौता है। ठीक है, ठीक है, इसी में आपने ग्लासगो समझौता पढ़ा है। ठीक है, COP26 हुआ है, उसे आपने समझा, और यही चीज़ें कुछ ऐसे हैं, तो इनको आप समझ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल जल का चक्र पढ़ेंगे, और भी चक्र हैं, फास्फोरस चक्र हैं। ये तो अभी कुछ गैसीय चक्र थे। ठीक, गैसीय चक्र में आप जल और पढ़ लेते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट चक्र हैं, और तो बहुत सारे होते हैं, उनको कोई अहम नहीं है, केवल इतना ही आपके लिए पर्याप्त है।